हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर। टुडे 18 अप्रैल। आज हम बात करेंगे 18 अप्रैल की करंट अफेयर में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद उसकी डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत सरकार द्वारा रिकॉर्ड कितने नए स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। यहाँ पे 55,200 स्टार्टअप को यहाँ पे मान्यता दी गई है। ये स्टार्टअप पहल की शुरुआत के बाद से एक वर्ष में सबसे बड़ी संख्या है, जो भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रगति को यहाँ पे दर्शाती है। अब बात करें हम केंद्रीय बजट की इसमें, तो यहाँ पे मुख्य आंकड़े देख लेते हैं केंद्रीय बजट के, जिसमें पहला है टोटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो 53.47 लाख करोड़ का, जो कि पिछले साल से 7.7% अधिक था। पूंजीगत वैज्ञानिक अपेक्षित की बात करें तो 12.2 लाख करोड़ का आवंटित हुआ है, जो कि जीडीपी का लगभग 3.1% है। राजकोषीय से घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इसे जीडीपी के 4.3% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कितने में था पहले, 4.4% था। और जीडीपी ग्रोथ की बात करेंगे तो 2026-27 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7% यहाँ पे लगाया गया है। अब इसी क्रम में देखते हैं यहाँ पे टैक्स की, जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की इनकम टैक्स की हम बात करेंगे, जिसमें न्यू इनकम टैक्स से 2025 आया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है। और बात करेंगे टैक्स स्लैब की, तो वर्तमान में टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, लेकिन अनुपालन यानी कि कॉम्प्लायंस को आसान यहाँ पे बनाया गया है। बात करते हैं विदेशी संपत्तियों की, तो छोटे करदाता हैं जो उनके लिए 20 लाख से कम की विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा करने के लिए 6 महीने की एक मुशक्कत छूट यानी कि वन टाइम डिस्क्लोजर विंडो यहाँ पे दी गई है। और बात करते हैं टीसीएस में कटौती की, तो यहाँ पे विदेश यात्रा और शिक्षा जैसे मेडिकल के लिए पैसे भेजने पर टीसीएस को 5% से घटाकर 2% यहाँ पे कर दिया है। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण घोषणाएं और योजना की इस साल के बजट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिजिटल सेंसर 2026 की, जो आगामी 2027 के लिए यहाँ पे डिजिटल जनगणना तैयारी के लिए बजट यहाँ पे विस्तृत प्रावधान किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी की बात करें तो इसकी सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है, 5 लाख कर दी है। टेक्सटाइल सेक्टर में 5 उप योजनाओं के साथ एक एकीकृत कार्यक्रम जैसे कि समर्थ 2.0 की यहाँ पे शुरू किया है। और ग्रीन एनर्जी की बात करें तो कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन किया है, जो कि 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ पे 20 नए जलमार्गे, आने वाले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गे चालू करने का यहाँ पे प्रस्ताव भी रखा गया है। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कमला जल विद्युत परियोजना के लिए 26,059.50 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है। ये परियोजना किस राज्य में है, तो ये परियोजना है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में। तो बात करेंगे 1720 मेगावाट की परियोजना पूर्वोत्तर भारत की रणनीतिक ऊर्जा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो इसको बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की भूमि यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरज क्या है, सबसे पहले उगता हुआ ही नहीं दिखता है। इस स्थापना की बात करें तो 20 फरवरी 1987 को 24वें राज्य के रूप में हुई थी। इसकी राजधानी ईटानगर है। पुराना नाम इसका नेफा है, जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। सीमाओं की बात करें तो भूटान पश्चिम में लगता है, उत्तर में चीन या तिब्बत, म्यांमार लगता है पूर्व में, और दक्षिण में लगता है असम और नागालैंड। बात करेंगे राजकीय पक्षी की प्रतीक की, तो जिसमें पक्षी है हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल जिसको बोलते हैं। पशु इसको बयार या मिथुन कहते हैं। फूल जो है फॉक्सटेल ऑर्किड है। और पेड़ की बात करेंगे तो होलो यहाँ का राजकीय पेड़ है। प्रमुख नदियों की बात करें तो सियांग जो कि ब्रह्मपुत्र कहलाती है, लोहित नदी, सुबनसिरी, ये सब क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, और कामेंग और तिरप। इसके बाद देखें महत्वपूर्ण दर्रों में, जिसमें बॉमडीला, दीपू, यांगयाप, ये दर्रे यहाँ पे मिलते हैं। अब बात करेंगे वर्तमान स्थिति जो कि पदाधिकारी की, यहाँ की पीएम जो कि चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, राज्यपाल यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक यानी कि के.टी. परनाइक हैं। मुख्य सचिव की बात करें तो मनीष गुप्ता, और विधानसभा एक सदनीय है, जिसमें 60 सीटें विधानसभा की हैं। संसदीय सीट की बात करें तो लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट यहाँ पे है। अब बात करेंगे यहाँ पे करंट अपडेट्स की अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड, तो यहाँ पे तैलुन और संस्कृति की हम बात करते हैं, तो हाल ही में नामसाई में अंतर्राष्ट्रीय महासांगेन महोत्सव, इंटरनेशनल महासांगेन फेस्टिवल का 30वां संस्करण यहाँ पे धूमधाम से मनाया गया है। ऊर्जा परियोजना की बात करें तो सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना और टाटो सेकेंड हाइड्रो
इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वर्तमान में चर्चा में है। साथ ही राज्य में क्या है, पूर्वोत्तर भारत का पहला क्या है, जियो थर्मल यानी कि भूतापीय उत्पादन कुआं भी यहाँ पे लॉन्च किया है। तो ये जो दो परियोजना है ना, सुवनसिरी और टाटो सेकेंड, इसको याद कर लेना कि कौन से राज्य में है, ये पूछा जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद, जो यहाँ पे रक्षा की दृष्टि से देखें तो भारतीय सेना ने तैयारी को मजबूत करने के लिए ड्रोन कवच और एक्सरसाइज ट्यूम प्रहार यहाँ पे आयोजन किया था। इसी क्रम में देखें, इसरो ने राज्य के सियोमी जिले में एक स्पेस लेबोरेटरी यहाँ पे स्थापित की है। और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में CSLE 2025 के माध्यम से नियुक्त उम्मीदवारों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ यहाँ पे दिला रखी। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि है आयुष्मान भारत PM जय के योजना के हालिया विस्तार के अनुसार अब कितनी आयु के सभी वरिष्ठ को मुफ्त स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा 70 वर्ष और उससे अधिक, यानी कि अब टोटली क्या है, सभी नागरिकों को, सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय चाहे कितनी भी हो, इस योजना के तहत कवर यहाँ पे दिया जाएगा। बात करते हैं आयुष्मान भारत की, तो ये योजना क्या है, देश के गरीब और वंचित वर्गों के लिए वरदान साबित हुई है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं बीमा कवर, जैसे कि ये योजना प्रति परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर यानी कि हेल्थ बीमा यहाँ पे देती है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, पात्रता, ये योजना सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर, जो कि 2011 की जनगणना है उसके आधार पर है। इसके तहत गरीब, ग्रामीण और शहरी वंचित परिवार जो हैं ये इनके पात्र हैं। और अपनी जो इसकी पात्रता है, आप इनकी वेबसाइट मेरा PMJYE ऐप से भी चेक कर सकते हैं। अब पूरी तरह कैशलेस की बात करें तो योजना पूरी तरह से कैशलेस है। अस्पताल में भर्ती होने पर आपको कोई पैसा नहीं देना होता है, सरकार क्या सीधे अस्पताल को भुगतान करती है। ठीक, और इसी क्रम में देखें, अस्पताल में भर्ती होने के बाद योजना के तहत यह सेकेंडरी और टर्शरी यानी कि गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत के लिए कवर यहाँ पर दिया जाता है। इम्प्लांट अस्पताल की बात करें तो देश के किसी भी सरकारी अस्पताल या योजना के अंतर्गत पंजीकृत निजी अस्पताल में भी इसका इलावा करा सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, जो कि है भारत नॉर्वे व्यापार और निवेश संवाद का तीसरा सत्र हाल ही में कहाँ आयोजित किया। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया है। अब बात करेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महासचिव के साथ भारत के वाणिज्य मंत्री ने व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के लिए मुलाकात की है। तो ये की है खाड़ी सहयोग संघ, खाड़ी सहयोग परिषद के देखो ने। अब बात करते हैं यहाँ पे खाड़ी देश भारत की ऊर्जा सुरक्षा पश्चिम एशिया में भूमि राजनीति हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पे है। अब देखते हैं यहाँ पे आसियान की बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म है एशिया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो की बात करें 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुई थी। बैंकॉक घोषणा के नाम से भी इसको जाना जाता है। मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। कुल देश की बात करें तो 10 यहाँ पे टोटल देश हैं, जिसमें 11वें देश के सदस्य के रूप में तिमोर लेस्ते यहाँ पे सैद्धांतिक मंजूरी यहाँ पे मिल चुकी है। और इसका जो आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है, ये है वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। अब इसकी सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं तो अंगोर वाट का जो कंबोडिया का मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, जो मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। बोरोबुदुर मंदिर जो इंडोनेशिया में है, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। रामायण का प्रभाव भी देखने को मिलता है, जिसमें थाईलैंड में रामकीन और इंडोनेशिया में काकाविन रामायण के रूप में वहाँ रामायण आज भी वहाँ क्या है, संस्कृति और नृत्य का हिस्सा बनी हुई है। प्रम्बनन मंदिर की बात करें तो इंडोनेशिया में है। ये एक विशाल हिंदू मंदिर परिसर है जो शिव, विष्णु और ब्रह्मा को ये समर्पित है। और लुयांग प्रबांग की बात करें जो कि लाओस में है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो कि अपनी पारंपरिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपनी लॉजिस्टिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए NLDSL के साथ समझौता यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये महाराष्ट्र राज्य ने किए हैं। अब महाराष्ट्र राज्य की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो महाराष्ट्र की भी देख लेते हैं थोड़ा सा। स्थापना इसकी 1 मई 1960 को हुई थी, मराठी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर। और महाराष्ट्र दिवस 1 मई को बनाया जाता है। मुंबई इसकी राजधानी है, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी भी है। शीतकालीन राजधानी नागपुर है। मुख्य भाषा यहाँ मराठी है। की बात करें तो उत्तर में गुजरात से, पूर्व में मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से मिलती है, दक्षिण में कर्नाटक और गोवा से मिलती है, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर स्थित है। इसी क्रम में देखें भौगोलिक तथ्य की, तो क्षेत्रफल इसका इतना है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है।
जनसंख्या की बात करें तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य यह है। और नदियों की बात करेंगे तो गोदावरी यहाँ की नदी है, जो कि इसे वृद्ध गंगा या दशरथी गंगा भी कहते हैं। उद्गम इसका त्र्यंबकेश्वर में है। बाकी नदियां कृष्णा, कोयना, ताप्ती और भीमा यहाँ की नदियां मुख्य हैं। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो कलसुबाई यहाँ पे 1640 मीटर ऊंची है, जो कि सह्याद्री श्रेणी यानी कि पश्चिमी घाट पर स्थित है। मिट्टी की बात करते हैं तो यहाँ मुख्य रूप से रेगुर यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए बहुत सर्वोत्तम होती है। अब बात करते हैं आर्थिक महत्व की। तो यहाँ पे देखें, भारत की जो जीडीपी है इसमें सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य ये है। इसी क्रम में देखें, मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक, बीएसई, एनएसई इनका हेडक्वार्टर है। पुणे की बात करें तो इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड ऑटोमोबाइल का हब कहा जाता है। और नागपुर संतरों के लिए फेमस है, यानी कि संतरा नगरी भी। अब इसके बाद बात करेंगे सांस्कृतिक और पर्यटन विरासत की। तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर जो सूची में शामिल है अजंता की गुफाएं, जो कि औरंगाबाद और छत्रपति संभाजी नगर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एलोरा की गुफा की बात करें तो यहाँ कैलाश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यहाँ पे देखने को मिलता है, आपको एयरपोर्ट है। और लोक नृत्य की बात करें तो लावणी, तमाशा, कोली, डिंडी यहाँ के लोक नृत्य हैं। प्रमुख त्योहार में यहाँ पर गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, जो कि लोकमान्य तिलक द्वारा सार्वजनिक रूप से शुरू किया गया था। लोनार झील यहाँ पे बुल्ढाना जिले में स्थित है, जो एक उल्का पिंड से बनी झील है। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार में हाल ही में हुए नेतृत्व परिवर्तन के बाद किसने नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये संभाला है सम्राट चौधरी ने। इसी क्रम में देखें, आरबीआई की हालिया मौद्रिक नीति अपडेट के अनुसार रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? तो 5.25 पर अपरिवर्तित रखा है। इसी क्रम में देखें, फिक्की इसके नए महासचिव के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो ये अनंत स्वरूप यहाँ पे नियुक्त हुए हैं। अब फिक्की की बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा और पुराना शीर्ष व्यापारिक यहाँ पे संगठन ही देखने को मिलता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। संस्थापक की बात करें तो महात्मा गांधी के सुझाव पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने की थी। सदस्यता की बात करें तो यह निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय, उनके यानी कि बिजनेस, साथ ही उनके विभिन्न क्षेत्रीय मंडलों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 2.5 लाख से अधिक कंपनियां जुड़ी हुई हैं। उद्देश्य क्या है ना फिक्की का उद्देश्य है भारतीय व्यवसायों और उद्योगों को बढ़ावा देना। ये सरकार और उद्योग के बीच एक सेतु का काम करता है। आर्थिक नीतियां बनाने में सुझाव देता है। व्यापार और उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास करता है। इसी क्रम में देखें, क्षेत्र की बात करें तो कृषि, विनिर्माण, सेवा और प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में इसके सक्रिय रूप से काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विदेशी संगठनों के साथ भी मिलकर काम करता है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो नासा का जो आर्टेमिस सेकंड मिशन है, ये किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जा रहा है? इसमें किया जा रहा है ओरियन, जो कि इंटीग्रिटी है, इसका ओरियन नाम है। अब बात करेंगे, भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सुदर्शन पटनायक है, जो कि प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं। सुदर्शन पटनायक डिजिटल गणना के लिए इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और लिख के ले लो, ये कोई ना कोई एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा जब तक डिजिटल गणना हो नहीं जाती अच्छे से। इसके बाद भी बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के किस नदी में अवैध रेत खनन को पर्यावरण संकट घोषित करते हुए हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी लगाने के यहाँ पे निर्देश दिए हैं? तो ये चंबल नदी में दे रखे हैं। यहाँ पे चंबल नदी घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ अवैध खनन उसके अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो पुणे में स्थित ब्रिक एनसीसीएस का नया निदेशक किसे नियुक्त किया? तो ये क्या है? थॉमस हुकार्डिल। ये एक प्रसिद्ध कोशिका जीव विज्ञानी है, जो अब इस प्रमुख शोध संस्थान का नेतृत्व करेंगे। अब बात करेंगे WWF मछली नेशनल अवार्ड 2026 से किसी ने नियुक्त सम्मानित किया है? तो ये क्या? अनीता चौधरी को। राजस्थान की फॉरेस्ट गार्ड है अनीता चौधरी। इसने 500 से अधिक वन्यजीवों का सफल रेस्क्यू यहाँ पे किया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि IPL से संबंधित है। 400 रन बनाने वाले 4000 रन बनाने वाले कौन बन गए सबसे युवा खिलाड़ी? तो बने शुभमन गिल। इसी क्रम में देखें, विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। ठीक है। अब बात करते हैं हम 1 से लेकर अप्रैल तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के। तो यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस, जो कि ओडिशा दिवस के नाम से भी फेमस है। और RBI रिजर्व बैंक की स्थापना भी यहाँ पे देखने को मिलती है। थीम जो है ओडिशा की उन्नति और विकास का उत्सव यहाँ पे देखने को मिलता है। 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, जो कि थीम थी इस बार की आत्मनिर्भर सहयोग के माध्यम से सशक्तिकरण।
4 अप्रैल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। थीम की बात करेंगे तो सुरक्षित कदम सुरक्षित घर। 5 अप्रैल को देखें राष्ट्रीय समुद्री जीव दिवस, जो कि थीम की बात करें तो भविष्य की नींव समुद्री नवाचार और सुरक्षा। अब बात करते हैं 7 अप्रैल तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार इस बार की थीम रही है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस, जो कि राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान और वीरता इस बार की थीम थी। अब बात करते हैं 10 अप्रैल की, जो कि विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, जो कि इस बार की थीम है होम्योपैथी एक स्वास्थ्य और एक परिवार। अब बात करते हैं 11 अप्रैल की, तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व और ज्योतिबा फुले जयंती यहाँ पे दो चीज देखने को मिलती हैं। जिसमें मातृत्व दिवस की बात करें तो यहाँ पे थीम इसकी है इस बार मातृत्व देखभाल में समान अवसर और सामाजिक सुधार। 13 अप्रैल की बात करें तो जलियांवाला बाग नरसंहार मृत्यु दिवस मनाया जाता है, स्मृति दिवस, और साथ ही सियाचिन दिवस भी मनाया जाता है। अब जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के जो थीम है वो है शहीदों को श्रद्धांजलि, हिमवीरों की बहादुरी। अब बात करेंगे 14 अप्रैल की, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती बनाई जाती है, जो कि इस बार की थीम से समानता और न्यायिक सामाजिक न्याय का संकल्प है। 15 अप्रैल को मनाया हिमाचल दिवस, हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत और प्रगति। 16 अप्रैल को मनाया गया था विश्व आवाज दिवस, वर्ल्ड वॉइस डे, जो कि इस बार की थीम है अपनी आवाज की शक्ति को पहचाने। और 17 अप्रैल की थीम है विश्व हीमोफीलिया दिवस, जो कि कल मनाया गया था, और ये है इसकी थीम सभी के लिए उपचार, पहचान और सुरक्षा। तो ये थी दोस्तों 1 से लेकर 17 अप्रैल तक की महत्वपूर्ण दिवस और उसकी थीम। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, जो कि है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 17 इसकी बात करें तो 368 अनुच्छेद के, इसके हिसाब से भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अब बात करेंगे हम संविधान संशोधन की बात आई तो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हम देख लेते हैं, जिसमें पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। इसके द्वारा 90वीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि भूमि सुधार कानूनों को चुनौती ना दी जा सके। अगला है सातवां संशोधन 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और ख श्रेणियों पे राज्यों को समाप्त कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित यहाँ पे बनाए गए। 10वां संविधान संशोधन जो था 1961 में दादर और नागर हवेली को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और यहीं पर देखें 12वां संविधान संशोधन 1962, जो कि गोवा, दमन दीव और को भारत का क्या है संघ में शामिल किया। 21वें की बात करें तो 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 36वें की बात करें तो 1975 में हुआ था, सिक्किम को भारत का संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। 42वें की बात करें 1976 में, इसको लघु संविधान कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या हुए थे, संशोधन हुए थे, और इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, और मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4A इसमें शामिल किए थे। इसी क्रम में देखें 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया था और अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया था। और साथ ही आंतरिक अशांति जो शब्द था उसकी जगह क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह यहाँ पर शब्द में जोड़ दिया। अब बात करें 52वां संशोधन जो कि 1985 में हुआ। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पे कानून का प्रावधान किया गया। 61वीं की बात करें तो यहाँ पे 1989 में हुआ था, जो कि मतदान को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक कर दिया। इसी क्रम में देखें 69 संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर का विशेष दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन। 73वें की बात करें तो 1992 में हुआ, जिसमें पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसी क्रम में देखें 74वां संविधान संशोधन 92 में हुआ था, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 81वें की बात करें तो 2002 में हुआ था, शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया और 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए बनाया गया था ये। अब 92वां संविधान संशोधन जो था 2003 में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब बात करेंगे इसी क्रम में 101वां संविधान संशोधन 2016 में जोड़ा गया। देश में वस्तुएं सेवा कर यहाँ पर लागू किया गया था, जीएसपी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसी क्रम में देखें 103वां संविधान संशोधन 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS और 10% आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया। इसके बाद देखें 104वां संविधान संशोधन 2020 में लोकसभा और विधानसभा में SC/ST सीटों का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया गया था और एंग्लो इंडियन के कोटे को यहाँ पे हटा दिया गया। 106वां संविधान संशोधन जो कि लास्ट है
नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसमें जोड़ा गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण यहाँ पे इसका प्रावधान किया गया है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि है 18वां क्वेश्चन। भारत वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने के मामले में वर्ष 2026 में किस स्थान पर पहुंच जाए? तो ये पहुंच गया 6ठे स्थान पर। तो ये भारत में बढ़ते इनोवेशन और बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति बढ़ती गंभीरता को दर्शाता है। तो ये तो दोस्तों आज के करंट अफेयर कंप्लीट एनालिसिस। अब हम बात करेंगे एक स्टैटिक पोर्शन में, जो कि आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के स्तंभ, जो कि हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। इसमें बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी इनको बोला जाता है। इनकी हम बात करेंगे तो इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। ज्ञान की प्राप्ति इनको 35 वर्ष की आयु में हुआ था बोधगया बिहार में, और निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया जिसको। मृत्यु इनके 483 ईस्वी पूर्व हुई थी कुशीनगर में। इसको महान परिनिर्वाण कहते हैं इस मृत्यु को। अब बात करते हैं 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म में देखे जाते हैं, जो कि पहला है दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग की हम बात करेंगे तो दुख से मुक्ति का मार्ग ये कहा जाता है। त्रिरत्न की बात करें तो बुद्ध धर्म और संदेश के त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म के। साहित्य और भाषा की बात करेंगे तो धर्म ग्रंथ को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, जो कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक थे। भाषा इनकी पाली थी। अब बात करेंगे इसी क्रम में 4 महत्वपूर्ण बौद्ध संगतियां हुई हैं, जो कि प्रथम की बात करें तो स्थान इसका राजगृह में था, और इसका शासक कौन था? अजात शत्रु ठीक। द्वितीय संगति जो हुई थी वैशाली में हुई थी कारासो के टाइम पे। तृतीय हुई थी पाटलिपुत्र अशोक के टाइम पे, और चतुर्थ हुई थी कुंडल वन कश्मीर में कनिष्क के टाइम पे। और चौथी जो इंपोर्टेंट है वो इसके इंपोर्टेंट है क्योंकि विभाजन जो यही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा गया था। अब जैन धर्म की बात करें तो जैन का मतलब होता है जिन, यानी कि विजेता से प्रेरित थे। अब इनकी जो तीर्थकर थे ना वो थे प्रथम तीर्थकर, तो जो थे संस्थापक भी कहते हैं तो ऋषभदेव थे। 13वें थे पार्श्वनाथ, और 24वें वाक्य जो संस्थापक थे महावीर स्वामी। जन्म इनका वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो जृंभिक गांव, ऋजुपालिका नदी और साल के वृक्ष के नीचे। भाषा इनकी प्राकृत थी। अब बात करते हैं इनमें भी त्रिरत्न थे, जो कि थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। और विभाजन की बात करें तो जब इनका जैन धर्म का विभाजन हुआ तो 2 गुटों में हुआ, जिसमें पहले थे श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर जो थे वो नग्न अवस्था में रहते थे। जैन संगतियों की बात करें तो केवल 2 संगतियां हुई हैं, जिसमें पाटलिपुत्र में हुए थे और जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे, और दूसरी थी वल्लभी में जो कि गुजरात में हुए थे। अब बात करते हैं इसके 5 यहाँ पे व्रत की। तो ये सत्य, अहिंसा, अत्यय, परिग्रह, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य इनके सत्य थे। यह व्रत महावीर व्रत थे, ठीक है। यह व्रत जो महावीर स्वामी ने इनको 5 जो व्रत था महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अब बात करेंगे तीसरा जो है शैव धर्म, जो कि भगवान शिव के उपासक हुआ करते थे। इसकी हम बात करेंगे तो शैव संप्रदाय वामन पुराण के अनुसार पाशुपत सबसे प्राचीन संप्रदाय है, और संस्थापक इसके लकुलिश हैं। कापालिक की बात करें इष्टदेव तो भैरव हैं। कालामुख की बात करें तो अनुयायी महाव्रतधार कहलाते हैं। और लिंगायत यानी कि वीर शैव की बात करें तो दक्षिण भारत में प्रचलित है लिंगायत और वीर शैव, जो कि प्रवर्तक इसके अल्लव, प्रभु और बासव थे। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की बात हम करेंगे तो यहाँ पे नयनार शिव के भक्त कुल संख्या इनकी 63 थी, और अलवार की बात करेंगे तो विष्णु भक्त थे, कुल संख्या इनकी 12 थी। अब बात करते हैं स्टैटिक के, जिसमें हम बात करते हैं अजंता की गुफाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन भी होता है ना इसमें, तो आज क्लियर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म में से संबंधित है, विशेषकर महायान संप्रदाय से। एलोरा की गुफाएं जो है हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से इनका अनूठा संगम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एलोरा गुफाएं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। अब बात करेंगे दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू राजस्थान में है। चालुक्य और सोलंकी राजाओं के काल में निर्मित हुआ था। खजुराहो के मंदिर की बात करेंगे तो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किया गया था। ये हिंदू और जैन धर्म दोनों मंदिर में उपस्थित यहाँ पे हैं, देखने को मिलते हैं। अब महाबोधि मंदिर की बात करेंगे तो बोधगया में स्थित है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। अब इसी क्रम में देखें तुलनात्मक अध्ययन, तो यहाँ पे ये तो देख लेना तुम, ठीक। अब हम बात करते हैं कल के क्वेश्चन की, जो कि वैदिक काल में अर्घन्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था, उपयोग किया जाता था?
तो ये किया जा सकता गाय के लिए। और जो अगन्या का अर्थ होता है ना, अगन्या को अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य। उस समय गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि संपत्ति का सबसे बड़ा मानक यहाँ पे थी। अधिकांश युद्ध गायों के लिए ही लड़े जाते थे जिन्हें गविष्टि कहा जाता था। ओके, बहुत ज़्यादा ये होते हैं, मतलब कि एक तरह से डिक्शनरी के वर्ड हो गए। अब आज का जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से पाया जाता है? तो ऑप्शन है 4 यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।